एक सिपाही तब नहीं मरता जब गोली लगने से उसके प्राण चले जाएं। एक सिपाही तब मरता है जब उसे उसके देशवासियों द्वारा ही भुला दिया जाए। अगर बंगाल को लगता है कि वो मुझे वापस पालेगी तो ये उसका भ्रम है। मैं मर चुका हूं और मुझे मेरे बंगाल ने मारा है। ये पंक्तियां एक धार्मिक बाबा के कथनों के चंद हिस्से हैं और इन बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हिडन आइडेंटिटी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस मंच पे, जहां आज हम अपनी अज्ञात सीरीज की अगली वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के रहस्य के बारे में और ये जानेंगे कि क्या वही गुमनामी बाबा थे। आज के दिन हम अपने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस दिन हम वो कार्य करेंगे जो साल के अन्य दिन करना मुनासिब नहीं समझते, और ये कार्य है हमारे महान क्रांतिकारियों के साहस एवं त्याग की प्रशंसा करना। इसी दिन हम एक असाधारण व्यक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनका कद तब के गुलाम भारत में उनके समकालीन नेताओं में सर्वश्रेष्ठ था, जिनके नाम मात्र से बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे और जिनके लगातार प्रयासों ने ही आजाद भारत की नींव रखी थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। नेताजी के बारे में हमारे शैक्षिक संस्थानों में काफी निम्न जानकारी दी जाती है। ऐसे महान व्यक्तित्व की शौर्य एवं त्याग गाथा इतिहास के 2-3 घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। स्कूल कॉलेज स्तर पे एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट में भाग लेना हो, देश की आज़ादी के लिए प्रतिष्ठित आईसीएस की नौकरी छोड़ना हो, कांग्रेस में शामिल हो काफ़ी कम समय में ही उसका सर्वश्रेष्ठ चेहरा बनना हो, या आईएनए जैसी सेना के साथ ब्रिटिशर्स पे दबाव बनाना हो, ये सब चंद घटनाएं हैं जो सुभाष जी के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। बात करते हैं उस 1943 के प्लेन क्रैश के बारे में। जैसे ही भारत में एक खबर आई कि जापान के एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई है, संपूर्ण देश बेचैन हो उठा। अपने महान बेटे की इतनी अप्रत्याशित विदाई की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। समय बीतता गया, पर कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को सुभाष जी की मृत्यु पर शक था, क्योंकि उन्होंने पहले भी उनको चकमा देने के लिए ऐसे खेल खेले थे। उन्होंने उनकी खोज जारी रखी, पर देश उनको भूल चुका था। जल्द ही भारत आजाद हुआ और नेताजी का नाम अब सिर्फ चंद स्थलों, स्मारकों और मार्गों तक ही सीमित रहा। पर कहते हैं ना, एक सच्चा देशभक्त अपने देश की मिट्टी से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता। साल 1950 में लखनऊ में सुभाष जी को देखने की खबर आई। दरअसल एक दिन एक संत वहां के मशहूर चश्मे की दुकान में आए। वहां उनके चेहरे और आवाज को पहचान मौजूद लोगों ने उनको सुभाष चंद्र बोस बताया। पर अजीब बात यह थी कि उस संत ने उन लोगों को करेक्ट नहीं किया कि वो सुभाष नहीं है, बल्कि वो वहां से तुरंत निकल गए। बस अब पूरे देश में सुभाष जी के वापस लौटने की बात आग की तरफ फैल गई। लेकिन जब नेताजी वापस आ चुके थे तो ऐसे छुप के अपनी अलग पहचान में क्यों रह रहे थे? दरअसल नेताजी वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर से मदद मांगने गए थे और उसने उन्हें एक सैन्य टुकड़ी दे भी थी जो आगे जाके आजाद हिंद फौज बनी। बस इसी मदद को देख तब अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन वाले ग्रुप ने नेताजी को हिटलर का समर्थक बता एक वॉर क्रिमिनल माना, और आजादी के बाद भारत ने इन देशों से एक समझौता साझा किया था कि वो किसी भी वॉर क्रिमिनल को पनाह नहीं देगा। तो नियम था, अगर सुभाष बाबू अपनी आइडेंटिटी रिवील करते तो उन्हें इन देशों के हवाले कर दिया जाता। कितना दुखद है ना, जिस महापुरुष ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे इस देश में पनाह तक नहीं मिल सकती थी। बस इसी कारणवश नेताजी गुमनामी बाबा या भगवान जी की पहचान ले 40 वर्षों तक यूपी के विभिन्न हिस्सों में रहे। जब 70-80 के दशक में गुमनामी बाबा के नेताजी की होने की बात तुल पकड़ने लगी, तब कई लोगों ने इसे बस एक झूठ बताया। यहाँ तक सुभाष जी का परिवार भी इसे अफवाह बताता। उनके बड़े भाई कहते हैं कि ऐसी अफवाह फैला उनकी बेइज्जती ना की जाए। हालांकि इसी बीच जितने भी लोग गुमनामी बाबा से मिले, उनका 100% मानना था कि वही सुभाष चंद्र बोस हैं। उनसे मिलने वालों ने कई बातें बताई। उनके अनुसार गुमनामी बाबा बहुत कम लोगों से मिलते, और अगर किसी से मिलना भी होता तो वो पर्दे के पीछे बात करते। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और हिंदी में एक बंगाली एसेंट था। एक व्यक्ति के अनुसार जब उसने उनसे सवाल किया कि क्या वही सुभाष चंद्र बोस हैं, तो उस पर वो मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जो लगता है वही सत्य मानो। लोगों के अनुसार उनसे मिलने प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी आते। गुमनामी बाबा के प्रकरण की आहट दिल्ली तक पहुंच गई। उनके पीछे भारतीय सीक्रेट एजेंसीज लगाई गई। फिर साल 1985 की एक दिन खबर आई, गुमनामी बाबा नहीं रहे। उनको सरयू के किनारे मुख्य अग्नि दी गई। कहते हैं उनकी चिता सजाने वाले आदमियों ने कहा था, ये कितना दुर्भाग्य है ना, जिस महात्मा के अंतिम संस्कार में 25 लाख लोगों को आना चाहिए था,
वहां सिर्फ 25 लोग हैं। गुमनामी बाबा के राज को सुलझाने के लिए तब सरकार ने मुखर्जी कमेटी बनाई। इसके मेंबर्स ने उनके निवास स्थान से कुछ चीजें बरामद की। बड़े बड़े हस्तियों और सुभाष बाबू से घर से आए पत्र, सुभाष बाबू के परिवार, उनके आईएनए के दोस्तों के फोटोग्राफ्स, रशिया से चाइना, मंगोलिया होते हुए इंडिया आने का रूट दर्शाता वर्ल्ड मैप और नेताजी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इंग्लिश शिगार, ये चीख चीख के कह रही थी कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। पर मुखर्जी कमीशन ने डीएनए रिपोर्ट्स में कुछ साफ नहीं होने के पर गुमनामी बाबा को सुभाष चंद्र बोस होने से इनकार कर दिया। हालांकि इस कमेटी के अध्यक्ष ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं 100% श्योर हूं कि वो सुभाष बाबू ही थे। बाद में उन बरामद चीजों को देखने के बाद सुभाष जी के परिवार ने भी गुमनामी बाबा को ही नेताजी माना। पर इसके बाद भी कई कमेटीज आई, पिटीशन फाइल्ड हुए, पर किसी सरकार ने कभी इस बात को नहीं माना। हाल के दिनों में जापान में प्लेन क्रैश के बाद सुभाष जी के 100 से प्राप्त राख को इंडिया लाने की मांग उठती रही है। लोग इसका डीएनए चेक करा या साबित करना चाहते हैं कि वो राख नकली है और उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। पर सरकार कोई ना कोई बहाना दे इसे टालती रही है। सुभाष जी के 70 से 80 के दशक के बीच घटित घटनाओं में मौजूद होने की कई फोटोग्राफ्स आती रही हैं, पर कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इतने महान नेता के त्याग की हम प्रशंसा तो दूर, सच मानने से भी इनकार करते हैं। गुमनामी बाबा ने एक बार कहा था, कितने दुख की बात है ना कि तुम और तुम्हारी सरकार ये जानने के लिए कि वो मर चुका है, न जाने कितने झूठे एवं पूर्ण निर्धारित कमीशन बनाती है। वो तुम्हारी वजह से मरा है। और हाँ, भारत की जनता खुद मूर्ख बनना चाहती है और वो बनती रहेगी। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारी मुलाकात ऐसी होती रहेगी, क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।